अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर चीनी की कीमत में 1 रुपये फ़ी किलो इजाफा होता है तो इजाफी जो शुगर मिल मालकान है उनकी जेब में 2 अरब 80 करोड़ रुपए जाते हैं। और अगर आप चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा देखें तो एक हफ्ते के दौरान 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने को मिला है, जबकि पिछले साल के मुकाबले में चीनी की कीमतों में 27 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है शहबाज? आमतौर पर इस तरह की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, क्योंकि कहने को तो हम ज़ाहिर है कि ओपन इकॉनमी है, डिमांड सप्लाई का इशू होता है, बट इस केस के अंदर हम आज क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल ही हुकूमत ने और ये जो शुगर मिल मालकान है ये एग्री किया था कि जो चीनी की कीमतें एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि उसी सूरत में उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी इजाफी जो चीनी है। लेकिन इस केस के अंदर ना सिर्फ जो शुगर मिल मालकान है उन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, बल्कि गवर्नमेंट में भी उसमें बराबर की शरीक है। कामरान, ये कहानी आज की नहीं है। ये जब से पाकिस्तान बना और ये शुगर मिलों ने ग्रेजुअली इन्होंने टेक ओवर किया, ये उन इलाकों में भी शुगर मिलें बन गई जो कभी के कपास की पैदावार के लिए मशहूर थे। नतीजा ये हुआ कि हर जगह पे आपको जो इम्पोर्टेंट एरिया जो जहाँ पे लैंड इतनी फर्टाइल है, जहाँ पे गन्ने की पैदावार हो सकती है, वहाँ पे शुगर मिलें लगाई गई। उसके एग्रीकल्चर का तो जो लॉस हुआ सो हुआ, उसके बाद इनकी एक मोनोपोली बनी। और आज सूरत हाल ये है, जब हम बैठे बात कर रहे हैं, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने PSMA को, जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, उसको एक कार्टेल डिक्लेयर किया हुआ है। वो अलग बात है कि इनके जो फैसले हैं वो कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हुए हुए हैं। अभी तक इसके ऊपर वो अपना फाइन जो उन्होंने, उनकी तारीख का सबसे ज़्यादा जो फाइन है 44 अरब रुपया वो PSMA और मुख्तलिफ शुगर मिलों के ऊपर लगाया गया, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। मसला ये है कि ये एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल सेक्टर है। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि जो मिल्स मालकान है वो आम लोग नहीं है। एक तो सनतकार होते हैं, वो भी पावरफुल अपनी जगह पे होते हैं। जो पाकिस्तान के सियासी खानदान है उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओनरशिप रही है, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की फैमिली का भी नाम आता रहा है माजी में। आपको पता है जो एक रिपोर्ट कमीशन बना था उसके अंदर पूरी ओनरशिप स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जिसमें शरीफ फैमिली के भी शेयर्स हैं, बड़े शेयर होल्डर्स में आते हैं ये, फिर जहांगीर खान तरीन फैमिली है और बहुत सारी फैमिलीज हैं। हम यहाँ पे किसी फैमिली को एक्यूज नहीं कर रहे कि किसने क्या किया या क्या नहीं किया, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी जो शेयर होल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि इनको एक डायरेक्ट जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है उसमें इनको एक रोल देता है। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, तो ये एक बहुत ही एक अहम फैक्टर है जिसको सारी डिस्कशन में इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त भी यही मसला सामने आया था कि कैसे अप्रूव किया गया जब इजाफी चीनी थी नहीं, सब्सिडी दी गई। एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ जिसकी वजह से फिर जहांगीर खान तरीन को अलग कर दिया गया और फिर हर गवर्नमेंट में ये कहीं ना कहीं चलता रहता है। CCP जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने PSMA के खिलाफ इंक्वायरी की, उनको जुर्माने किए, वो कोर्ट्स में चैलेंज हो गए। अभी ये जो कहानी ये शुरू हुई पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो फिर शुगर मिल्स की तरफ से एक दबाव उनके ऊपर आया कि हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। इनिशियली उनको 1 लाख टन की इजाज़त दी गई, उसके बाद उन्होंने मजीद 5 लाख मेट्रिक टन की इजाज़त मांगी। जो उस वक्त आपको याद होगा हमने द रिव्यू के प्लेटफॉर्म से भी ये स्टोरी की थी, हमने डिस्कस भी किया था कि जो शुगर की कंजम्पशन का और स्टॉक का जो डाटा था उसको मैनिपुलेट किया गया। और ये हेर से बात नहीं थी, 2 मुख्तलिफ समरीज एक ही सेक्रेटरी की साइन की हुई, उसमें कंजम्पशन के और स्टॉक्स के जो नंबर्स थे वो 3 हफ्तों के फर्क से बेतहाशा उन्होंने चेंज कर दिया। हम ये क्यों इतना सारा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि उसकी वजह ये कि हमने उस वक्त ये कहा था, और जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, कि आज आप एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं, आपसे कुछ महीनों बाद जो है वो शुगर की कीमतें बढ़ेंगी और फिर आप कहेंगे कि नहीं जी ये तो कोई और फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स नहीं थे। आज जहां पे हम खड़े हुए हैं कामरान, पिछले 1-1.5 माह में जो चीनी की कीमत है पर किलो, उसमें तकरीबन ऑन एन एवरेज अगर आप देखें 35 रुपए फ़ी किलो इजाफा हुआ। अभी आपने बोला था कि 1 रुपया फ़ी किलो इजाफा हो तो 2 अरब और 80 करोड़ रुपए का उसमें फ़ायदा होता है तमाम शुगर मिल मालकान को। तो अगर आप 35 रुपए के हिसाब से लगा लो, और 35 का नंबर हमने कहाँ से लिया वो भी बताते हैं। 35 रुपए के हिसाब से तकरीबन 98 अरब रुपया शुगर मिल्स मालकान की जेब में गया है या जाएगा, जो उससे ऊपर है जो एक थ्रेशोल्ड था। और ये थ्रेशोल्ड क्या था?
जब ये ईसीसी ने फैसला किया कि इनको एक्सपोर्ट की परमिशन देनी है और उस वक्त एक बड़ा दबाव था हुकूमत के ऊपर कि आप ये फैसला ना करें, तो ईसीसी का फैसला ये था कि जो एक्स फैक्ट्री प्राइस होगी इंक्लूसिव टैक्स शामिल करके जब फैक्ट्री से चीनी निकलेगी तो उसकी कीमत होगी 140 रुपए फी किलो, और जो रिटेल प्राइस होगी शुगर की वो 145 रुपए फी किलो से ज्यादा नहीं होगी। वो सिलसिला चलता रहा। कुछ इसमें एक दो माह ऐसे भी आए जहां पर इनकी जो प्राइस 120, 125, 130 पे भी एवरेज प्राइस चलेगी। फिर हमने ये देखा कि जनवरी ऑनवर्ड्स इन्होंने कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया, और इवेंचुअली जो अभी पिछले हफ्ते जो नंबर्स अनाउंस किए हैं पीबीएस ने, जो अदारा शुमारिया था पाकिस्तान का, कि उसके मुताबिक जो शुगर की कीमत है उसमें अगर आप ये जो लास्ट वीक था मार्च का उसको कंपेयर कर लें 2024 के मार्च के वीक से, उसमें 27 रुपए ऑन एन एवरेज इजाफा हुआ। एवरेज कीमत जो शुगर की होगी वो 172 रुपए फी किलो होगी, और जबकि इजाजत कितनी थी इनको मैक्सिमम करने की 145 रुपए की, और कराची और इस्लामाबाद में ये कीमत जो है ये 180 रुपए तक भी गई। ये सरकारी दादोशुमार है, मार्केट में आप जाएंगे तो आपको शायद रेट थोड़ा सा इससे ज्यादा ही मिले, कम नहीं मिले। अब मसला ये हुआ कि जब कीमतें बढ़ी तो शोर पड़ना शुरू हो गया। नेचुरली प्राइम मिनिस्टर ने एक दबाव महसूस किया इस चीज का कि ये मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। कामरान 16 मार्च को अतवार वाले दिन वो कमेटी नोटिफाई होती है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब को उनकी सरबराही दी जाती है, और कमेटी के नोटिफिकेशन में चीज लिखी जाती है। दो उसकी चीजें थी नाज़रीन। नंबर 1 के जी पहला इजलास ही उसका पीर को हो जाएगा 17 मार्च को, और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कमेटी देगी, और जो मैंडेट है जिसके ऊपर सारी बात आज जो डिस्कशन हम करेंगे, इसका मैंडेट इस कमेटी का ये था, डार साहब की कमेटी का, टू एंगेज विद द पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन टू नेगोशिएट अ रिडक्शन इन द एक्स मिल प्राइस ऑफ शुगर एमिंग टू स्टेबलाइज मार्केट प्राइसेस पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू द शार्प इंक्रीज ऑब्जर्व ड्यूरिंग रमजान। दो चीजें इसके ऊपर हैं कि जो कमेटी है ये नेगोशिएट करेगी किसके साथ, पीएसएमए के साथ, कि कीमतें कम करवाई जाएं। अब पीएसएमए जो है इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्टेल डिक्लेयर कर चुका है, ठीक है, मामला कोर्ट के अंदर, हाथ में इसके ऊपर कोई चीज नहीं, बट जो कमीशन इटसेल्फ है उसने इसको कार्टेल डिक्लेयर किया हुआ है, और अभी 2021 में भी उसके ऊपर 44 अरब रुपया पीएसएमए प्लस शुगर मिल्स के ऊपर इन्होंने जुर्माना लगाया। तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, क्योंकि सारे ही बड़े पावरफुल लोग हैं, तो फिर फैसला तो बड़ी बर्क रफ्तारी से होना था, और बुध वाले दिन विद इन 3 डेज फैसला भी आ गया, क्योंकि कीमतें तो कम करवानी थी, कीमतें तो कम नहीं हुई। और कम का हम क्या बेंचमार्क ले रहे हैं, हम दे रहे हैं इक्तिसादी राब्ता कमेटी का बेंचमार्क जब शुगर की एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी। वो बेंचमार्क क्या था, वो था 140 रुपए एक्स फैक्ट्री और 145 रुपए रिटेल प्राइस। उस बेंचमार्क को इन्होंने रिलैक्स किया है। ये जो डार साहब की कमेटी है 140 रुपए को बढ़ाकर कर दिया गया है 159 रुपए, और इसमें 19 रुपए फी किलो मिलर को फायदा दे दिया, और जो मार्केट प्राइस थी 145 उसको बढ़ाकर 164 रुपए, उसको भी वहां पे भी 19 रुपए फी किलो फायदा दे दिया गया। अब क्या ये कीमत कम हुई है, या तो फिर ये क्या ये मैनिपुलेशन थी कि पहले 172 रुपए पे कीमत लेके जाएगी मार्केट में, फिर कमेटी बनाई गई, और कमेटी बनाने के बाद फिर उसको कहा चलो तुम 164 कर लो। तो कामरान अगर ये सारी कहानी आप सामने रखें, और जब एक्सपोर्ट की भी अगर हम बात करें, इसी हफ्ते पीएस इसने जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए, फरवरी के आखिर तक 7,57,779 मैट्रिक टन चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें 2200% इजाफा हुआ, 2200%। अच्छा, चूंकि ये फैसला था ईसीसी का, एक्सपोर्ट हो गई। इन लोगों ने गालबन ये किया, इन्होंने पहले चीनी मुल्क से बाहर निकाली ताकि इनका कोई कोटा कैंसिल ना करेगी। ईसीसी का ये था कि कीमत इंक्रीज करेगी तो हम कोटा कैंसिल कर देंगे, परमिशन कैंसिल कर देंगे। इन्होंने पहले चीनी सारी बाहर निकाली, फिर अब इनका था बाहर से हमने पैसे कमा लिए। वो 8 माह में इन्होंने कितने कमाए, $407 मिलियन, $407 मिलियन की इन्होंने एक्सपोर्ट की, और उसके बाद उनकी बाहर से तो कमा लिया, अब आ जाते हैं पाकिस्तानी लोगों की तरफ। तो यहां से जो 145 रुपए की कीमत थी उसको 172 रुपए पे एवरेज ले जाया गया, और अब 164। और इवन अभी भी जो ये मिलर्स हैं ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो 174 पर केजी है। तो अगेन इसकी किस तरीके से उन्होंने ये कैलकुलेट किया है, अगर वाकई उनकी जो कॉस्ट है वो 174 पर केजी है, तो फिर ये इस तरह से कैसे मान गए कि जी वो रिटेल पे
164 ले लेंगे, एक्स फैक्ट्री जो है वो 159 बेचेंगे। देखिए तो ये ऐसे अपना नुकसान कैसे बर्दाश्त ये करेंगे? अक्सर में यही सारी डूबियस चीजें होती है। इन्होंने एवरेज जो गन्ने की कीमत ली है 455 रुपए फी मन ली है कि 455 रुपए पे गन्ना बिका था, उसकी कोई 80% उसकी जो कॉस्ट होती है गन्ने की कीमत होती है चीनी की, तो ये हमारी कोई 174 रुपए के ऊपर इंक्लूसिव टैक्सेस हमारी कॉस्ट आ रही है। ऐसा ये पूरा सच नहीं है। जो गन्ना होता है उसे सिर्फ चीनी ही नहीं बनती, उसे बगास भी बनता है, उसे मोलेसेस भी बनता है। ये दोनों बड़ी एक्सपेंसिव बाय प्रोडक्ट्स हैं। हुकूमत ने जो नंबर शेयर किए, जो डार साहब की कमेटी ने पीर वाले दिन इनके साथ नंबर शेयर किए बेस्ड ऑन द केन कमिश्नर्स डाटा जो उनको प्रोवाइड किया गया कि 153 रुपए या 154 रुपए उसके गालबन जिनकी कॉस्ट आ रही है, जिसमें टैक्सेस वगैरह शामिल हैं। तो ये अब ये कहानी जो है ना, ये कुछ समझ नहीं आ रही सिवाय इस चीज के कि ये पावरफुल लोग हैं और ये साइकिल ही यही है, पहले इजाजत लो एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट कर दो, उसके बाद दो काम होते हैं, डोमेस्टिक तो कीमत बढ़ती है, अगर शॉर्टेज हो जाए तो फिर इंपोर्ट भी कर। अभी तक इंपोर्ट की तरफ ये लोग नहीं गए। देखिए, जो कारोबार करना, कोई आप तभी कारोबार करते हैं, आपने मुनाफा कमाना होता है और हमारी जो बरामदात है बिल्कुल बढ़नी चाहिए, उसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन उसको मैनिपुलेट करके, अगर आपने एक अग्री किया था कि ठीक है आपके पास अगर वाफर ज़खायर मौजूद हैं तो ठीक है आप उसको एक्सपोर्ट करें, हमें फॉरेन जो रिजर्व्स की ज़रूरत भी है, एक्सचेंज की ज़रूरत भी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो आम पब्लिक है। तो यहाँ पर असल जो कहानी है कि आपने पहले फिगर्स को मैनिपुलेट करके इजाजत ली बरामदात की, एक्सपोर्ट की इजाजत, और ये इसी से और उसके बाद वहां पर पैसा कमाने के बाद आपने फिर ये कहा कि नहीं जी हमें तो नुकसान हो रहा है जो हम लोकल मार्केट में बेच रहे हैं चीनी। तो ये मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, ये असल में ज्यादती है। और तो गवर्नमेंट जो है वो देखें, साठ डार साहब हर कमेटी के वो होते हैं, तो अवाम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना तो गवर्नमेंट का काम होता है। जिसका मतलब है यहाँ पर तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, कौन करेगा? मतलब मैं थ्योरेटिकली सीसीपी, अगर आप सीसीपी का भी देख रहे हैं ना, नहीं देखिए गवर्नमेंट तो खुद यहाँ पे स्टेक होल्डर है ना, गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त मिल मालिक भी है ना। आप इसको ऐसे देखें कि जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल प्रैक्टिकली बात करें, मैं थ्योरेटिकली कह रहा हूं। थ्योरेटिकली तो जो एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये तो फिर जो वाकई जिस तरह ट्रंप कर रहे हैं ना, ट्रंप का एरिया है कि ट्रंप अपने मुल्क को भी एज अ बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है बिजनेस मॉडल भी अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन बाज दफा जो रियासत होती है, रियासत मार्जिनलाइज तबके को भी रिप्रेजेंट करती है। वो अगर मुनाफाखोरी के चक्कर में पड़ जाएगी, गरीब बेचारा तो मारा जाएगा। देखिए कामरान, कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है, मुनाफा कमाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मुनाफा कमाएंगे तो कारोबार आगे चलेंगे। हम यहाँ पे किसी को डायरेक्टली एक्यूज नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म को डायरेक्टली एक्यूज नहीं कर रहे, हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसे लगता है कि ये फैसला जो है ये इन्फ्लुएंस हुआ है। जो अवाम की बात करते हैं, जिसने सारिफ की बात करनी है, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इस हफ्ते जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी, जब मैंने खबर भी की कि ये मामला हो गया है, ये प्राइम मिनिस्टर कमेटी फॉर्म कर दी है, तो सीसीपी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा देखिए जी हमने शुगर इंडस्ट्री के ऊपर हमारे जो कंपटीशन से रिलेटेड 127 केसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है। 127 केसेस नाज़रीन, जिसमें 24 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेंडिंग पड़े हुए हैं और एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने 72 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और सीसीपी ने कहा कि 44 अरब रुपए का जो रैकेट हमने जुर्माना लगाया पीएसएम में और उसके जो मिल मालिकान है, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई और प्राइम मिनिस्टर ने ये मैंडेट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को दिया कि आप जाइए, आप जो पीएसएम में जिसको अक्यूज किया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद सीसीपी ने कि वो कार्टेल है, उसके साथ नेगोशिएट किया और नतीजा आपके सामने। अगर इंपोर्ट करना बुरा है तो एक्सपोर्ट करना भी बुरा है, तो अगर एक्सपोर्ट करना अच्छा है तो फिर इंपोर्ट की भी इजाजत दे दें, फिर मार्केट को फ्री कर दें। इन सारे इशूज के ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हारून अख्तर खान, जो अभी रिसेंटली उनको पोर्टफोलियो मिला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हारून अख्तर खान साहब ने। रिसेंटली इन्होंने काबीना को ज्वाइन किया है एज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया हारून अख्तर खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कैसे चीनी की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले में और रिसेंटली बेपनाह इजाफा हुआ है और कमेटी भी ये काम कर रही थी, उसमें नई जो चीनी की कीमत है उसको भी मुकर्रर किया गया। लेकिन सबसे पहले जो पिछले साल अगस्त का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें, उसमें जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने खुद अग्री किया था कि जो चीनी की कीमत है एक खास हद से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी डिस्पाइट कि वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और चीनी की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है।
तो ये डोंट यू थिंक कि स्टील जो शुगर मिल्स एसोसिएशन उन्होंने अपना जो मुआहदा है उसे ब्रीच किया है? जी थैंक यू कामरान, एब्सोल्युटली नॉट। हर सीज़न की अपनी डायनामिक्स होती हैं। पिछले सीज़न में 2 साल का कैरी ओवर स्टॉक था, कोई 13 से 14 लाख टन चीनी सरप्लस पड़ी हुई थी, और हमारे बहुत कहने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल पिछले सीज़न के आखिर में एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी शुरू की। पहले 1.5 लाख टन दी, उस 13 लाख में से फिर 1 लाख टन दी, और आखिर में सीज़न से 1 महीने पहले 5 लाख टन दी। टोटल को 7.5 लाख टन थी। उसके बावजूद 5 लाख टन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं करने दिया। उन्होंने एक सरप्लस, स्ट्रेटेजिक सरप्लस रखा, जो मिलों ने उसकी कैरिंग कॉस्ट ली और मिलों ने अपने गोदामों में उनको रखा बैंक इंटरेस्ट पे करने के बाद। वही 5 लाख टन जो है अभी जो शॉर्टेज आई है इस सीजन में उसको पूरा करेगा और बराबर बराबर चीनी होगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होती है कि पिछले साल जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, एसोसिएशन ने जो हमें दी थी, वो 165 रुपीज़ पर 40 kg थी। इसमें ज़हन रखिए कि इसमें 20% के करीब टैक्सेस शामिल होते हैं। ओके, इस के बावजूद हुकूमत ने हमें कहा कि आप 140 की चीनी भेजें। एसोसिएशन नहीं मानी, बट हुकूमत ने कहा कि हम आपको एक्सपोर्ट नहीं देंगे जब तक आप ये 140 की कीमत हमें गारंटी नहीं करते। तो हुकूमत ने एक्सपोर्ट देने की कंडीशन में ये 140 का कैप लगाया था, और उनकी ये थिंकिंग थी कि एक्सपोर्ट क्योंकि महंगी है, आपको उसमें पैसे बचेंगे, तो उन पैसों से आप पाकिस्तान की अवाम को सब्सिडाइज करें। और ये उस सीजन की सिर्फ कमिटमेंट थी जो 1 नवंबर को खत्म हो चुकी थी। अब कमिटमेंट्स आप कहें कि जी 10 साल पहले जो चीनी थी 25 रुपए की थी और उसने कमिट किया था तो इस बार 150 रुपए की क्यों है, तो वो आप नहीं कर सकते। हर सीजन की अपनी डायनामिक्स है। अच्छा, अब इस सीजन में जो प्रॉब्लम हुई है वो ये प्रॉब्लम हुई है, पूरे रीजन में ये हुआ है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से और एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से इंडिया में भी पैदावार कम हुई है, कोई 25%, पाकिस्तान में भी 15 से 20% गन्ने की पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से गन्ना जो है सीजन के तकरीबन 60% हिस्से में 600 से 700 रुपए गया। अच्छा, अब एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गन्ने की वजह से बढ़ गई, और दूसरी क्योंकि चीनी कम बनी, फैक्ट्रियों के ओवरहेड जो है वो कम चीनी के ऊपर स्प्रेड आउट होंगे, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस साल की अपनी फर्क है। और इस साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एसोसिएशन ने कहा है और वेरीफाइबल है, वो कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे अकाउंटेंट ऑडिटर को ले आए और ये कॉस्ट वेरीफाई करते हैं, वो 175 है। क्योंकि एक स्पेकुलेटर्स ने एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज का परसेप्शन प्रेजेंट किया, उसकी वजह से उस स्पेकुलेशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अभी इसको आप कूल डाउन करें और अभी 1 महीने के लिए आप 159 के ऊपर एक्स मिल को बेचें, जिसके अंदर 20% टैक्स मौजूद है। और इसलिए एसोसिएशन 1 महीने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए मानी है। और मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने सही टाइम के ऊपर इसकी कॉग्निजेंस ली, एसोसिएशन को बिठाया और मिलजुल के एक फैसला किया है। और ये ज़हन में रख लीजिए कि आप इस किसी इंडस्ट्री को, हमारा मैंडेट इंडस्ट्री को भी चलाना है, हमारा मैंडेट जो है कंज्यूमर को अच्छी सस्ती एसेंशियल कमोडिटी भी खिलाना है। बट ये नहीं हो सकता कि गन्ना महंगा हो और चीनी सस्ती हो, वीट महंगी हो और आटा सस्ता हो। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बैलेंस। हाँ, विंडफॉल गेन्स नहीं होने चाहिए, स्पेकुलेटर को करे। अब वन लास्ट थिंग शहबाज, देखिए स्पेकुलेटर इधर बैठा हुआ है जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडस्ट्री की, वो स्पेकुलेशन करने के लिए जब उसको कीमत बढ़ानी होती है वो कहता है शॉर्टेज हो गई, हाय हाय शॉर्टेज हो गई। जब कीमत बढ़ जाती है तो वो जो उसने सस्ती चीनी खरीदी होती है वो बेचने आ जाता है, वो वहां विंडफॉल करता है। जब उसको फिर सस्ती चीनी लेनी होती है वो कहती है कि हाय हाय गवर्नमेंट ने चीनी को कंट्रोल किया। सो ही इज प्लेइंग द गेम एंड मीडिया इज प्लेइंग इन देयर हैंड्स। ठीक, मीडिया तो हमेशा सबके हाथों में खेलता है ना, ये तो सब वी आर द पंचिंग बैग्स। खान साहब, जो इकोनॉमिक थ्योरी है, जो डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है, जहां पे आप कह रहे हैं कि शुगर आपकी सरप्लस है पाकिस्तान में, डिमांड उसकी उस तरीके से नहीं है, तो ये सरप्लस शुगर है, डिमांड है नहीं, तो ये फिर प्राइसेस कैसे एस्केलेट करेंगे? इज इट इजी एस्केप कि आप कह दें कि सारी जो स्पेकुलेटर ने किया हमने तो कुछ किया नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली का शुगर का बिजनेस है, सदर जरदारी साहब की फैमिली का शुगर का बिजनेस है, इन्फ्लुएंशियल लोग इस बिजनेस के अंदर है, तो ये क्या स्पेकुलेटर्स जो है वो उन इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए काम करें या वाकई मुल्क में कोई लाकानूनीयत है कि स्पेकुलेटर्स को कोई चेक नहीं कर सकता? बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है जिससे मैं एग्री नहीं करता।
मगर याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की एक दो मिले हैं, जरदारी साहब की फैमिली की कुछ मिले हैं, कुछ पॉलिटिशियंस की मिले हैं। कारोबार करना और इंडस्ट्री चलाना जो है एक सवाब का काम है। अगर वो इंडस्ट्री चला के अपने ख़ानदान की ब्रेड एंड बटर विन करते हैं तो ये उनको क्रेडिट देना चाहिए बनिस्बत कि हम ये कहें कि जी क्योंकि उनकी मिले हैं इसलिए। अगर किसी की कोई मिल है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बायस्ड है। प्राइम मिनिस्टर खुद चीनी का कोई डिसीजन नहीं करते, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की चीनी इंडस्ट्री में होने से पूरी इंडस्ट्री नुकसान में रहती है हमेशा। अच्छा, ये स्पेकुलेशन क्यों होती है? इंडस्ट्री मिलके उनकी मिलें खरीद क्यों नहीं लेती? आपका फायदा तो हो जाए। खैर वो मतलब है कि अगर खाते पीते लोग पब्लिक सर्विस में आए तो वो बेहतर चीज होती है। ओके, फिर वो उनको किसी किस्म का बायस नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्या कमरान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कमरान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कब महंगी क्यों होती है? देखें, कंजम्पशन पाकिस्तान की तकरीबन अब 6.5 मिलियन टन है। हमारी चीनी बनी है 5.9 to 6 मिलियन टन। 5 लाख टन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी की वजह से सरप्लस पिछले साल का जो 2 साल से चल रहा है, 2 साल का, और ये पेरिशेबल कमोडिटी है, ये अब इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि चीनी की शॉर्टेज नहीं है। क्यों? आप जो कह रहे हैं बढ़ती क्यों है? दुनिया में इस वक्त अगर इंपोर्ट की जाए तो 270 रुपए की चीनी यहां पड़ेगी। इस वजह से चीनी महंगी होती है। अच्छा, आप इस इंडस्ट्री को कहते हैं, देखें इस इंडस्ट्री में गन्ना जो है इसकी पैदावार जो है दुनिया में कम तरीन मुल्कों में से शामिल होती है, बट पाकिस्तान उसी गन्ने को लेके दुनिया की सबसे सस्ती तरीन चीनी बना रहा है। हमारी चीनी अब इधर फिक्स हुई है 159, आप इंपोर्ट करके देख लें 277 रुपए की चीनी पड़ेगी। आप क्रेडिट दें इस इंडस्ट्री को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी कि 159 की चीनी खिला रहे हैं। अगर ये जो 7 लाख टन चीनी 7.5 लाख टन अगर ना होती तो डू यू थिंक कि चलें जो भी आपने पिछले साल इंडस्ट्री ने कॉस्ट निकाली थी उस पर चीनी इतनी बिकती, अगर इतनी वाफर मिकदार में होती तो डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, तो नुकसान तो फिर भी इन एनी केस मान लेते हैं कि 140 रुपए फी किलो जो बेची वो नुकसान में बेची, नुकसान पूरा किया आपने जो है ना एक्सपोर्ट करके चीनी को। बट डू यू थिंक कि अगर पाकिस्तान में ही स्टॉक रहता तो कीमतें इतनी ऊपर जाती? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बट ये उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानते। बात यह है कि चीनी जो एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली थी 7.5 लाख टन की मिली थी। जो 140 की चीनी बेची वो तकरीबन 6 मिलियन टन की चीनी इसके अलावा बेची थे। तो 6 मिलियन टन का लॉस 7.5 लाख टन के एक्सपोर्ट में पूरा नहीं हुआ। आप मिलों की बैलेंस शीटें जो पब्लिक लिस्टेड कंपनियां देख लें, 1 से 3 अरब 4 अरब तक का लॉस हुआ है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि चीनी की कीमत जो है ये सरप्लस अगर पिछली दफा ना करते, देखें ये पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं। जब वीट का सरप्लस होता है, हमने वीट भी एक्सपोर्ट की है, दुनिया एक्सपोर्ट करती है, हमें कोई नहीं पता होता कि अगले साल क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक 5 लाख टन का सरप्लस इस मुल्क में रखा है जो 2 साल से चला आ रहा है, वही अभी हमें काम कर रहा है। आपका वो तो सरप्लस आप खुद कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कम हुई, वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हम पूरा नेक टू नेक चलेंगे। वेरी ब्रीफली, पीएसएमए को जो है सीसीपी ने कार्टेल डिक्लेयर किया, क्या हुकूमत को कमेटी बनाकर कार्टेल से नेगोशिएट करना चाहिए था? जो सीसीपी ने, कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने शुगर इंडस्ट्री को कार्टेल डिक्लेयर किया था, वो टोटली पॉलिटिकल था। वो पिछली गवर्नमेंट में एक बड़े शुगर मिल ग्रुप को उनको खत्म करना चाहते थे। उसमें बहुत सारी और चीजें भी की, फोरेंसिक ऑडिट भी किए, और उसका एक पार्ट जो था वो कंपटीशन कमीशन को एक्टिवेट करना था। वो डिसीजन कोर्टों में है, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। वो बड़ा सिंगल वन साइडेड डिसीजन था, उसके अंदर मुझे किसी किस्म का कोई मेरिट नजर नहीं आता। कार्टेल कैसे बने? कार्टेल तो आप ये कह सकते हैं ना कि अब अगर गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है गन्ने की, जो इस दफा नहीं की, बड़ा अच्छा किया, कार्टेल तो वो बनाता है। गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है चीनी की तो वो कार्टेलाइजेशन होती है। हुकूमत जो है, देखे ना कार्टेलाइजेशन कैसे है, जब हमारी कॉस्ट इंडस्ट्री की 134 रुपए थी पिछले साल, तो कार्टेल था जो 140 की बेची है। आप खुद कह रहे हैं 140 की बेची है, तो कार्टेल था। कार्टेल होता तो 175 की बेचते। ये जो 175 की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कार्टेल है कि 159 की बेचेंगे अभी?
तो ये बिल्कुल गलत बात है। लास्ट ईयर सिर्फ अब ये जो 175 की कॉस्ट आप बताते हैं, जो भी कॉस्ट है आप अभी 175 की कह रहे हैं, इसमें आप जो मोलेसेस है, जो बगास है, जो बाकी बाय प्रोडक्ट्स है, उसको सब कुछ शामिल करके आप कहते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं? 100%. I mean, other than an economist, you are becoming an accountant too. Very good. Absolutely करते हैं. देखें, ये चीजें अब ढकी छुपी नहीं है. इसका 10 दफा एसोसिएशन ने कहा कि कॉस्ट ऑडिट करा लें, इसका टॉप 5 फर्म में से किसी फर्म को कर लें और उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें. इसमें कोई शक नहीं है इसमें. और ये याद रखिए, ये एवरेज होती है. एक मिल है जो 4 लाख टन चीनी बनाती है, उसकी इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम होगी. एक मिल जो है 10,000 टन चीनी बनाती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा होगी. और ये एवरेज है. और जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है उनका भी एक पॉइंट है कि एवरेज से काम नहीं हो सकता. एवरेज का मतलब ये है कि 10 मिलें नुकसान उठा रही होंगी और 10 मिलें उस एवरेज से बेहतर होंगी. बहुत बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब, आपने अपना व्यू दिया, हुकूमत का व्यू दिया, इंडस्ट्री का भी व्यू आपने दिया. नाज़रीन, इसका जो सारी जो डिबेट और जो कई दहाइयों से ये कहानी चली, इसका सिर्फ एक ही हल है, फ्री मार्केट. हुकूमत का कोई राइट नहीं है कि प्राइस डिटरमिन करे. सीसीपी अपने रेगुलेटर का प्रॉपर इफेक्टिव इम्पार्शियल काम करे. हुकूमत ना एक्सपोर्ट के ऊपर चेक रखे ना इंपोर्ट के ऊपर चेक रखे. फ्री एक्सपोर्ट करने दे, फ्री इंपोर्ट करने दे, आपके मसले हल हो जाएंगे और कोई चीनी की इस मुल्क में बात भी नहीं करेगा. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की. स्टे विद अस. ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. इस हफ्ते पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक अहम इजलास हुआ और ये कई सालों के बाद इस तरह का इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने ब्रीफ किया पाकिस्तान के पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के जो लीडर्स हैं उनको, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी उसमें शरीक थे. अपोजिशन की जमातें खास करके तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत नहीं की, जो कि अफसोसनाक पहलू है. पाकिस्तान में माजी में भी पॉलिटिकल डिविजन्स रही, इश्यूज रहे, लेकिन जो नेशनल इश्यूज होते थे इंपॉर्टेंस के, उसके ऊपर कम से कम एक मिनिमम इत्तेफाक राय जरूर होता था. 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर भी जब दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान डी चौक के ऊपर धरना दे रहे थे. PMLN की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने आर्जी तौर पर वो धरना खत्म करके उस जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत की. उससे पहले भी कई ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि तमाम जो जमातें हैं कम से कम अपना एहतजाज ही उन्होंने क्यों ना रिकॉर्ड करवाया हो, लेकिन इस तरह के इजलासों में शिरकत की है. लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, जो आई थिंक अगेन शो करता है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके ऊपर तो हम डिवाइडेड हैं ही हैं, लेकिन इस तरह के जो अहम नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इसके ऊपर जो डिवीजन है दैट इज़ रियली वेरी मच प्रॉब्लमैटिक. क्योंकि जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं, और मैं कुछ नंबर्स भी बाद में शेयर करूंगा, तो उसमें आपको एक चीज़ तो चाहिए कि पूरी पब्लिक की जो सपोर्ट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ग्रुप्स, सोसाइटी के तमाम जो तबके, बगैर उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के आपको एक सपोर्ट चाहिए. वो सपोर्ट नहीं होगी तो आपके सिक्योरिटी के इदारे, बाकी जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका मोराल भी फिर डाउन होता है. डेफिनेटली कामरान, ये जितना बड़ा वाकया था जाफर एक्सप्रेस का, और उसके बाद फिर बात वहां पे नहीं रुकी. पूरे जो मतलब दो जो बड़े प्रोविंसेस हैं हमारे, रेस्टिव बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, एक वेव आई इस दहशतगर्दी के वाकयात की. मेरा ख्याल सिर्फ एक पार्टी को उस पर ब्लेम करना मुनासिब नहीं होगा. हुकूमत को भी बड़ा दिल करना चाहिए था. अगर उस पार्टी की डिमांड थी कि जो PTI के फाउंडिंग चेयरमैन है, अगर उनको एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए, चंद घंटों के लिए छोड़ दिया, इजलास में शिरकत करें और शिरकत करके वापस चले जाएं. सियासी सपोर्ट चाहिए ना. एक बड़ी पार्टी है, उसका एक वोट बैंक, और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट बैंक के अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है. ऑल द बरखल जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा थे वो इजलास में शरीक हुए हैं गालबन, उन्होंने स्पीच भी की अली मीन गंडापुर साहब ने. लेकिन अगर उनकी अपोजिशन की डिमांड थी और जिस किस्म के ओवरऑल हालात चल रहे हैं, तो हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए. और माजी में भी ऐसा होता रहा है. मुझे ये तो नहीं पता कभी किसी को पैरोल के ऊपर इस तरह छोड़ के उनको असेंबली में लाया गया हो, और प्रॉब्ली वो तो मेंबर भी नहीं है. एक इसमें एलिमेंट ये भी हो सकता है कि ही इज नॉट मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, कन्विक्टेड है वो. बट अगर उस होता करना चाहते, सपोर्ट लेना चाहते, तो ये कर सकते थे. अपोजिशन ने भी उन्होंने भी सियासत की, उन्होंने मुल्क की बात नहीं की. एट द एंड ऑफ द डे एग्जैक्टली आपने सही कहा, नुकसान जो है. लेकिन उसका एक जो चीज़ है कि जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, इसमें यह जरूर कहा गया है कि भले तहरीक इंसाफ ने शिरकत तो नहीं की या बाकी अपोजिशन जमातों ने, लेकिन जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो जारी रहेगा, विच इज़ अ गुड थिंग. और आई थिंक कोई रास्ता निकालना चाहिए. अब क्यों हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त नेशनल कंसेंसस ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नंबर्स आपके सामने रखते हैं. एक तो पाकिस्तान जब कहता है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, उसका बराह रास्त लिंक है जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी. तो जो नंबर्स हैं
ये थिंक टैंक के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज, अगस्त 2021 में जब अफगान तालिबान आए थे तो उसके बाद से, यानी कि जो 6 महीने 2021 के रह गए थे, उसमें 89 अटैक्स हुए पाकिस्तान में। अब देखें आप कैसे इंक्रीज आ रहे हैं। 2022 में 262, 2023 में 306, 2024 में 521 और 2025 में अब तक पहला क्वार्टर है, मार्च कंप्लीट नहीं हुआ, 167 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। तो आप इमेजिन करें कि किस तरीके से, और ये जो लेवल ऑफ वायलेंस है, ये वही लेवल ऑफ वायलेंस है जो आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान में था, जब दहशतगर्दी अपने उरूज के ऊपर थी। और ऐसी सूरत में आपको ऑब्वियसली एक कंसेंसस चाहिए, और उस वक्त पॉलिटिकल कंसेंसस था। और इसमें दो चीजें अब सामने आई हैं। एक तो जो आर्मी चीफ ने वहां पर इंटरेक्ट किया, खिताब किया, और उस पर बहुत ज्यादा डिबेट भी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम बहुत अरसे तक एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम एक हार्ड स्टेट बन। क्या मतलब था उनकी स्टेटमेंट का? फ्रैंकली मुझे इसकी, देखें, जो सॉफ्ट स्टेट है, सॉफ्ट स्टेट का मतलब ये होता है कि जहां पर रूल ऑफ लॉ ना हो, जहां पर करप्शन हो, जहां पर इस तरह का निजाम हो कि इजीली जो माफियाज हैं, मैनिपुलेट कर सकें, दहशतगर्दों मैनिपुलेट करके आप अपना काम निकलवा लें, इस कॉन्टेक्स्ट से बच जाएं। ठीक है, जो हार्ड स्टेट होती है, हार्ड स्टेट होती है कि वहां पर जो कानून की नजर में सब बराबर हैं। आप अगर कोई जुर्म करेंगे आपको सजा भी मिलेगी, आपको फैसला करेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। और ऐसी सूरत में फिर आपको पता है कि जो दहशतगर्द अनासर भी होते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह भी इसमें कोई शक नहीं है कि जो दहशतगर्द अनासर होते हैं वो सोसाइटी के अंदर ही लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, पैसा दे के सिस्टम को सबवर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम स्ट्रांग होंगे, कोई टॉलरेंस नहीं होगी, वो दहशतगर्दी हो, करप्शन हो, तो फिर आपको इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनसे डील करने में आसानी होगी। अब ये डिबेट हो रही है कि क्या पाकिस्तान अगर हार्ड स्टेट बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या बेहतर नहीं है कि अपने आइन और कानून के ऊपर हम जो है वो अमल दरामद करें और उससे हम एक बेहतर जो हार्ड स्टेट वो बन सकते हैं? दूसरा, उन्होंने जो गवर्नेंस के हवाले से भी आपको पता है कि जो बात की थी कि आखिर फौज जो है वो कब तक जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसके गैप को फुलफिल करती रहेगी। ये अगेन भी एक डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि आमतौर पर हमने ये भी देखा गया है कि जो हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं जब भी हुकूमतों में आती हैं, मौजूदा हुकूमत तो खैर कोई इस तरह की अभी बात नहीं कर रही, बट यू नेवर नो, हमारे यहाँ हिस्टोरिकली कभी भी सिविल मिलिट्री जो इख्तलाफात हैं वो हो सकते हैं। तो जो हमारी सियासी क़यादत है, सियासी जमातें हैं, हुकूमतें जो आई, वो हमेशा जब उन पर इल्ज़ाम आयद आता था कि आपने डिलीवर क्यों नहीं किया, वो कहते थे कि हमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने काम ही नहीं करने दिया। एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि हमारी मजबूरी ये है कि जो सिविलियन हुकूमतें हैं जिनका काम है जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको वो हल नहीं करते और मजबूरन हमें मेरे ख्याल में इंटरवीन करना पड़ता है। अब ये इस पर लंबी डिबेट जरूर हो सकती है, बट ये इशू है। आई थिंक इसको हल करना चाहिए, कसूर किसका भी हो, जो जिसका काम है आई थिंक उसी को करने दिया जाए तो वो बहुत बेहतर है, और सिर्फ उसी सूरत में हम एक हार्ड स्टेट बन सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का भी और उस सरप्राइज विजिट का जो यूएस डेलीगेशन ने किया है काबुल का, उसका क्या पर्पस था। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप, उनकी पॉलिसी इस तरह की है कि वो सरप्राइजेस देते रहते हैं, और एक और सरप्राइज हमें कल मिला जब अचानक से यूएस का एक डेलीगेशन काबुल लैंड किया। उसमें नुमाइंदगी कर रहे थे जो अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची हैं ऑन प्रिजनर्स, और उनके साथ जो अमरीका के फॉर्मर स्पेशल एनवाई थे ऑन अफगानिस्तान ज़ल्मी खलीलजाद, आजकल पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो काबुल उतरे। और मकसद उनका यह था कि कुछ अमरीकी शहरी आज भी अफगान तालिबान की कैद में, और अफगान तालिबान ने इस विजिट के मौके के ऊपर एज अ गुड विल जेस्चर के ऊपर ये वो कह रहे हैं कि एक अमरीकी शहरी जो 2 साल पहले सैर सियाहत की गर्ज से आए थे अफगानिस्तान, तालिबान ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, उसको उन्होंने रिहा किया है। अब जो ज़ल्मी खलीलजाद ने बाकायदा इसके हवाले से ट्वीट किया है और कहा है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके लिए उन्होंने खैर सगाली का पैगाम दिया। इंपॉर्टेंटली जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान है मार्को रूबियो का, उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कतर का और दोहा का, और कतर और यूएई का, और उन्होंने जिक्र नहीं किया अफगानिस्तान का या अफगान तालिबान का। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि माजी में जनवरी में ही एक प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था, उसमें 2 अमरीकी शहरियों को छोड़ा था अफगान तालिबान ने, और उसके बदले एक जो तालिबान का अहम कमांडर था या मेंबर था उसको अमेरिका ने छोड़ा था। इस केस के अंदर अभी तक तालिबान ने इन रिटर्न कुछ मांगा नहीं है, और शहबाज इसके हवाले से बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जो एक हार्ड पॉलिसी है ना वो कामयाब भी हो रही है,
कि खैरसगाली के तौर पर इसलिए उन्होंने छोड़ा है, जो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि अफगान तालिबान को यह तवक्को है कि जो फॉरेन एड ट्रंप ने बंद की है, क्योंकि डॉलर की देखें ना, उनको जरूरत तो है, जरूरत हर जगह पे हमें भी है, क्योंकि अक्सर हमें भी कहते हैं कि हम तो डॉलर के लिए सब कुछ करते हैं। और जब अफगानिस्तान में डॉलर शॉर्ट होता है तो पाकिस्तान पे एक प्रेशर आता है। आपको पता है कि एवरेज 40 से 60 मिलियन डॉलर अमरीकी जो है वो पंप इन कर रहे थे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर, और अगर आप 15-16 बिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी हो तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो एक खबर ये है कि बेसिकली ये गुडविल जेस्चर का मतलब ये है कि ट्रंप के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए, वो अफगानिस्तान से मुतालिक थोड़ा अपना नरम रवैया अख्तियार करें और वो जो एड है उसको रिज्यूम करें। लेकिन कामरान, जो इसमें स्टेटेड पर्पस है कि जो प्रिजनर्स के एक्सचेंज की वो बात कर रहे हैं और बायलैटरल रिलेशंस की, और प्राइमरीली जो प्रिजनर्स एक्सचेंज है, इस वक्त कुछ अंदाजा है कि कितने अमेरिकन हैं जो अफगान तालिबान की कस्टडी में है और कितने जो अफगान तालिबान है वो अमेरिकन की कस्टडी में? इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितनी अमरीकी हैं, एक आध अमरीकी का और नाम आ रहा है, लेकिन जब मार्को रूबियो कहते हैं कि जो रिमेनिंग जो प्रिजनर्स हैं अफगानिस्तान में उनको भी हमने रिहा करवाना है, तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा लोग हैं अभी भी। और जहां तक अफगानिस्तान के लोग हैं उनके भी अभी 2-3 ऐसे लोग हैं जो गुआंतानामो बे में हैं। इसीलिए तो ये सवाल उठा ना कि अफगान तालिबान जो है वो बड़े अच्छे निगोशिएटर हैं, डील बड़ी अच्छी करते हैं। इस केस के अंदर उन्होंने इन रिटर्न कुछ नहीं मांगा, उनको छोड़ दिया है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि शायद अल्टीमेटली डॉलर का, और ये पहली दफा नहीं हुआ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाली पॉलिसी अपनाई। रशिया के साथ भी जब यूक्रेन की बात हुई तो गालिबन वहां पे भी कोई अमेरिकन हॉस्टेज थे जो प्रिजनर थे, उनको वहां से उन्होंने रिलीज करवाया था। सबसे अहम सवाल है कि क्या ये जो विजिट था सिर्फ वन ऑफ और प्रिजनर्स ही का जो एजेंडा है उसको तय करना था, या फिर जो अफगान तालिबान है वो तो ये तासुर दे रहे हैं कि ये एक ओपनिंग हो सकती है अमरीका और जो अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को जो 20 साल एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ते रहे उसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जो एक सरप्राइज एलिमेंट है वो एंट्री हुई है, ज़ाहिर इनफॉर्मली सही, ज़ल्मी खलीलज़ाद की, वो यहाँ पर आए हैं, और ज़ल्मी खलीलज़ाद इन दोनों पाकिस्तान के हवाले से बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया हुआ है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी है वो अफगान तालिबान का खुलकर साथ दे रहे हैं। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स होंगे उनके कान जरूर खड़े होंगे कि आखिर क्या ज़ल्मी खलीलज़ाद को ऐसा तो नहीं है कि दोबारा कोई रोल मिलने वाला है। अगर रोल मिलेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं अगर हम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में किसी ओपनिंग की बात करें। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।